चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुल कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1। यह जो एक्सरसाइज है वह 11th क्लास के बच्चों के लिए है। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 है। उसको करने के लिए आपको कुछ सूत्र की ज़रूरत होगी। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सूत्रों पे फोकस डालने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक है गणना का आधारभूत सिद्धांत, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। तो यह दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। एक होता है गुणन सिद्धांत, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। चलिए, क्या होता है गुणन सिद्धांत, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। यदि किसी कार्य ए को करने के m भिन्न तरीके हों और इसके प्रत्येक तरीके के संगत किसी दूसरे कार्य B को करने के n भिन्न तरीके हों तथा C एक ऐसा कार्य हो जो A और B दोनों के होने पर होता है, तो कार्य C को करने का कुल तरीका m गुना n। कहिएगा सर कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। अभी तो हम सत्यनारायण स्वामी का कथा कहें तो कहाँ से समझिएगा। जब हम इसको समझाएंगे तोड़ तोड़ के तो कहिएगा सर अब तो अच्छा से समझ में आ गया। देखिए, कोई कार्य ए है, उसको न m तरीके से आप कर सकते हैं, मन में रखिए। आपके पास दूसरा कार्य भी है, उसको आप n तरीके से कर सकते हैं। और C एक ऐसा कार्य है जो A और B जब दोनों होगा तो माना जाएगा C हुआ। अगर दोनों नहीं हुआ, यानी A और B नहीं हुआ, तो माना जाएगा कि C कार्य नहीं हुआ। यही हम कहना चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो C कार्य को करने का टोटल जो मेथड होगा वह m गुना n होगा। चूंकि यहाँ m में n से गुना करते हैं ना स्टूडेंट्स, इसीलिए इस सिद्धांत को गुणन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहा जाता है। और सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका लगभग सारा क्वेश्चन जो 7.1 का बनेगा वह लगभग इसी सिद्धांत पर ही बनने वाला है। अब इस पर एक मैं बेस्ट उदाहरण पेश कर देता हूं आप लोगों को, ताकि मैटर और साफ हो जाए, एकदम से क्लियर हो जाए। चलिए तो आइए देखते हैं उदाहरण। देखिए, जैसे में एक P स्थान है, एक Q स्थान है और एक R स्थान है। एक बंदा P पे खड़ा है, वो Q पे जाना चाहता है, तो इसके लिए उसके पास दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स। इस रास्ता से भी जा सकता है, इस रास्ता से भी जा सकता है। तो P से Q पे जाने के दो तरीके हैं, पुनः Q से R तक जाने के तीन तरीके हैं, तीन रास्ते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि एक व्यक्ति P से Q होते हुए R पर कितने तरीका से पहुंच सकता है। तो स्थान P से स्थान R, स्थान P से स्थान R तक जाने का कुल जो तरीका होगा वह 2 गुना 3 बराबर 6 होगा। कहिएगा सर कैसे? देख लीजिए, P से Q तक जाना, इसको आप कार्य A मान लीजिए, इसको आप कार्य A मान लीजिए। और Q से R तक जाना, इसको आप कार्य B मान लीजिए, B मान लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि P से Q तक जाने के दो तरीके हैं, यानी कार्य A को आप दो तरीका से कर सकते हैं, जबकि कार्य B को Q से R तक जाना कार्य B है, और इस काम को आप तीन तरीका से कर सकते हैं। इसीलिए गुणन सिद्धांत के मुताबिक P से R तक जाने का जो टोटल तरीका होगा वह 2 गुना 3 बराबर 6 होगा। इसी को हम लोग गुणन सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे P से Q तक पहुँचना कार्य A और Q से R तक पहुँचना कार्य B है, और इंसान को P से R तक जाना है तो इस कार्य को हम C मानेंगे। P से R तक पहुँचना, इस कार्य को क्या मानेंगे? C मानेंगे। और C कार्य कब होगा? जब A और B दोनों एक साथ होगा। A क्या है? P से Q तक जाना। B क्या है? Q से R तक जाना। तो A कार्य को करने का दो तरीका,
बी कार्य को करने का 3 तरीका, तो 2 तिहाई 6 तरीका, यानी 6 तरीका से कोई भी व्यक्ति पी स्थान से आर स्थान तक पहुंच सकता है। चल के दिखा देते हैं। ये आ गया, ये आ गया, 1 तरीका, ऐसे आकर ऐसे जा सकता है 2 तरीका, ऐसे आकर ऐसे जा सकता है 3 तरीका, ऐसे आकर ऐसे जा सकता है 4 तरीका, ऐसे आकर ऐसे जा सकता है 5 तरीका, ऐसे आकर ऐसे जा सकता है 6 तरीका। तो ये था आपका गुणन सिद्धांत। अब हम लोग बात करेंगे योग सिद्धांत। अब हम लोग किसका बात करेंगे बुआ? योग सिद्धांत का बात करेंगे। एडिशन रूल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। कहता है कि यदि कोई कार्य ए एम भिन्न तरीके से हो सकता है तथा दूसरा कार्य भी एन तरीके से हो सकता है तथा सी एक ऐसा कार्य है जो तभी होता है जब ए और बी में से कोई एक हो जाता है, यहाँ ए और बी एक साथ नहीं हो सकते, तो कार्य सी को करने का कुल तरीका m+n। कहिएगा सर यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आएगा, तुरंत समझ में आएगा। देखिए आपके पास कोई कार्य है ए, उसको आप m तरीका से कर सकते हैं। दूसरा कार्य है बी, उसको n तरीका से आप कर सकते हैं। और सी एगो ऐसा कार्य है जो तभी होता है जब ए और बी में से कोई एक हो जाता है। मतलब ए हो गया फिर भी सी खत्म, बी हो गया फिर भी सी का काम खत्म। यानी सी कार्य तब माना जाएगा कि हुआ जब ए हुआ या बी हुआ, कोई एक, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब इस पर एक उदाहरण बेस्ट पेश करते हैं। देखिए यह रूम है, यह रूम है और इस रूम के भीतर एक इंसान है, ये आदमी है हमारे और आपकी तरह। हंसिएगा नहीं मेरा फिगर देख करके, क्योंकि बायोलॉजी वाले सर जी बड़ा अच्छा चित्र बना देते हैं, लेकिन मैथ वाले सर जी उतना अच्छा फिगर तो नहीं बनाते हैं। बस मैटर समझाना है, इसीलिए मैंने इस रूम के भीतर एक इंसान बनाया, एक आदमी बनाया। और जानिए कि कभी न कभी तो ये व्यक्ति, ये बंदा रूम से बाहर जाएगा ही जाएगा। हमेशा रूम में तो कोई रह नहीं सकता, ना आप न मैं न कोई। तो अब सवाल है कि लेफ्ट साइड से 2 दरवाजे हैं P तथा Q एंड राइट साइड से 3 दरवाजे हैं C, D तथा E। अब आप ही बताइए कि यह बंदा, यह इंसान, यह आदमी इस कमरा से कितने तरीके से बाहर हो सकता है। अब सोचिए इसमें ए कार्य क्या है, अगर वो लेफ्ट से निकलता है तो उसको ए कार्य मान लीजिए, यदि वह राइट से निकलता है तो उसको बी कार्य मान लीजिए। अब ए और बी दोनों एक साथ कभी होगा? सोचिए, कभी नहीं होगा। अरे ये इंसान लेफ्ट से निकल गया तो राइट से निकलने की क्या जरूरत है, यदि राइट से निकल गया तो लेफ्ट से निकलने की क्या जरूरत है। यानी यहाँ पे ए और बी एक साथ नहीं हो सकते। तो इस स्थिति में योग सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। अतः आदमी कमरा से बाहर 2 + 3 = 5 तरीके से बाहर जा सकता है। तो यही है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन सूत्रों को आप अच्छे से अगर याद कर लीजिएगा, जिसको कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं, तो आप निश्चित रूप से 7.1 को अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको 7.1 के सभी क्वेश्चन का सही सलूशन देंगे। तो आप तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए एंड अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ जाए और हिंदुस्तान से बाहर भी चला जाए आपका वीडियो और सभी का कल्याण हो जाए, है ना। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही इजी भाषा में आप तक मैथ्स पहुंचाने का काम करते हैं। तो अपना अनुभव कमेंट के ज़रिए बताइएगा। 1K फैमिली हमारा पूरा होने वाला है, तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग जल्द ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के काम को अंजाम देंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय तथा संचय का एक्सरसाइज नंबर 1 मतलब 7.1।
तो आपके पास भी एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। आप अपने किताब को सामने रख लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए और शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि शर्त नंबर 1 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, शर्त नंबर 2 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम प्रथम शर्त के अनुसार चलते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट शर्त के अनुसार बात करेंगे, अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन, ठीक है। एक अंक को आप जितना बार चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। चलिए, अनुमति हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चूँकि हमें 3 अंकों की संख्याएं बनानी है ना स्टूडेंट्स, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तीन बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3। ये रहा आपका इकाई स्थान, ये रहा दहाई स्थान और ये रहा सैकड़ा स्थान, ठीक है। तो 3 अंकों की जो भी संख्याएं होंगी उसमें इकाई स्थान पे अंक सजेगा, दहाई स्थान पे अंक सजेगा और सैकड़ा वाले स्थान पे अंक सजेगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब आप सोचिए कि आपके पास दिया गया अंक क्या है, तो हम लिखते हैं प्रदत्त अंक। तो आपके पास स्टूडेंट्स ना प्रदत्त अंक है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और शर्त है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति भी है। इसका मतलब इकाई स्थान पे आप 5 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं और 1 भी डाल सकते हैं। मतलब इकाई स्थान को आप 5 तरीकों से भर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, इकाई स्थान को पांच तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, भरा जा सकता है। अब दहाई स्थान को भरना है तो इसको भी हम 5 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। मतलब एक अंक को हम जितना बार मर्जी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दहाई स्थान को 5 तरीके से भरा जा सकता है। इसी तरह से सैकड़ा वाला जो स्थान है स्टूडेंट्स, सैकड़ा वाला जो स्थान है उसको भी ना 5 तरीके से भरा जा सकता है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको बताया गया है। तो यहाँ तीनों अंक एक साथ भरना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे गुणन नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं बाई
FPS, FP फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, S नहीं C, बाय FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो तीनों स्थानों को भरने का कुल तरीका, तो यहाँ पे गुणन नियम का प्रयोग होगा, चूँकि तीनों एक साथ होना जरूरी है, क्योंकि तीनों स्थान जब तक भरेगा नहीं तब तक 3 अंकों का संख्या बनेगा नहीं, तो तीनों का एक साथ होना जरूरी है। तो गुणन नियम 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो अभी इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, गिनती के आधारभूत सिद्धांत के मुताबिक यहाँ पे गुना करना पड़ा, तो ये रिजल्ट हो गया आप लोगों का 125, यानी कि 3 अंकों की 125 ऐसी संख्याएं बनेंगी स्टूडेंट्स जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तब, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स की अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इस बार एक अंक को हम ना एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को मैं दिखाता हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे, शर्त दो जो है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 3 बॉक्स बनाएंगे हम लोग उसी तरह से। चलिए अब ये रहा आपका इकाई स्थान, ये रहा आपका दहाई स्थान, एंड ये रहा आपका सैकड़ा वाला स्थान, ठीक है। चलिए अब इकाई स्थान को ना स्टूडेंट्स हम 5 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 5 अंक दिया गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 तरीका से इसको भर सकते हैं। उसके बाद चूँकि अंकों की पुनरावृत्ति तो नहीं करना है, तो इसमें जोन अंक डाल देंगे इकाई स्थान पर, वो वाला अंक तो दहाई स्थान पर आएगा नहीं, तो कोई ना कोई अंक तो आप इकाई स्थान पर डालेंगे ही। वो अंक तो आपके हाथ से गया तो एक अंक तो हट गया, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, मतलब दहाई वाले स्थान को आप 4 तरीका से भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। 4 तरीका यहाँ पे लिख दीजिए, 5 तरीका, ठीक है। और सैकड़ा वाला स्थान को भरने के लिए 2 अंक तो आप भर चुके हैं, 2 स्थान तो आप भर चुके हैं, 2 अंक तो आपका समाप्त हो चुका है, अब आपके पास 5 में 3 अंक बचे हैं, तो 3 तरीका से आप इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरीका। अब यहाँ पे इसी बात को हम लोग लिख भी देते हैं थोड़ा सा, इकाई स्थान को 5 तरीके से भरा जा सकता है, दहाई स्थान को 4 तरीके से भरा जा सकता है, और सैकड़ा स्थान को 3 तरीका से
भरा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स तीनों स्थानों को एक साथ भरने का कुल तरीका जो होगा स्टूडेंट्स, भरने का कुल तरीका जो होगा वह होगा 5 गुना 4 गुना 3। ठीक है, 5 गुना 4 गुना 3। कैसे? तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, गणना के आधारभूत सिद्धांत से। इसके बारे में अभी आप लोगों के बीच हमने डिस्कस किया है, शुरू में वीडियो के शुरू में ही डिस्कस कर दिया है। 5 चौक 20 तिहाई 60, यानी कि बउआ 60 गो ऐसा संख्या बनेगा, ऐसा 60 गो संख्या बनेगा जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट सवाल नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब अंक को आप दोहरा सकते हैं, तिहरा सकते हैं, जितना बार इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, और आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है और जितना संख्या बनाएंगे वो आपका सम संख्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इस सवाल का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। चलिए, चूँकि हमें ना 3 अंकों की संख्या बनानी है तो हम सबसे पहले 3 बॉक्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले 3 बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए, आपका 3 बॉक्स यहाँ पे बनेगा। अभी 3 बॉक्स क्यों बनेगा ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आपको ना 3 अंकों की संख्या ही बनानी है। ठीक है, चलिए तो अब ये आपका इकाई स्थान है, ये आपका इकाई स्थान है स्टूडेंट्स, और ये आपका दहाई स्थान है, ये आपका दहाई स्थान है, और ये आपका न सैकड़ा स्थान है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सैकड़ा स्थान है। अब आप सोचिए कि आपको तो सम संख्या बनाना है, आपको तो सम संख्या बनाना है, तो ये लास्ट वाला जो अंक है वह या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो फिर 6 रहेगा। 2, 4 या 6 में से कोई अंक इस जगह पे आप बैठाओगे तभी तो आपको सम संख्या प्राप्त होगा। यानी कि इसको आप स्टूडेंट्स 3 तरीका से भर सकते हो, सजा सकते हो। 3 तरीका, किसके द्वारा? 2 के द्वारा, या 4 के द्वारा, या 6 के द्वारा। इन्हीं तीनों अंकों में से कोई ना कोई अंक इकाई स्थान पे आपको डालना पड़ेगा, तभी तो आपका सम संख्या प्राप्त होगा। चलिए, अब दहाई स्थान और सैकड़ा स्थान को भरना है, तो यहाँ शर्त है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यानी आपके पास 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो आप इन 6 अंकों को 6 अंकों में से कोई भी अंक दहाई स्थान पर ला सकते हैं। और चलिए, तो यानी कि दहाई स्थान को भरने के लिए ना आपके पास स्टूडेंट 6 तरीका हो गया, 6 तरीका हो गया। उसी तरह से जब अंकों की पुनरावृत्ति हम कर ही सकते हैं, तो सैकड़ा स्थान को भी भरने के लिए हमारे पास बोलिए कितना तरीका होगा? बोलिए तो कितना तरीका होगा? हैं, यहाँ भी आपका ना स्टूडेंट्स 6 तरीका ही होगा, क्योंकि पुनरावृत्ति कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को भाषा लिख देना है। इकाई स्थान, इकाई स्थान को भरने का कुल तरीका,
भरने का कुल तरीका कितना है? 3। कुल तरीका हो गया 3। दहाई स्थान को भरने का कुल तरीका, तो ये हो गया बुआ दहाई स्थान को भरने का तरीका, देख सकते हैं 6। एंड सैकड़ा स्थान को भरने का कुल तरीका, तो सैकड़ा स्थान को भी भरने का कुल तरीका कितना है? 6। अब बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC, तो FPC के जरिए हमें इन तीनों स्थानों को एक साथ भरना है। तो एक साथ भरना है, इसका मतलब गुणन सिद्धांत इस्तेमाल होगा। तो लिखेंगे तीनों स्थानों को एक साथ भरने का कुल तरीका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भरने का जो कुल तरीका होगा वो हो जाएगा आपका 3 गुना 6 गुना 6 गुणन नियम के अनुसार 3 गुना 6 गुना 6। अब तो बहुत आसान काम हो गया। 6 36 और 36 तिहाई 108, यानी कि बुआ 108 को संख्या बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 3 की, ठीक है। प्रश्न इस तरह से है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? ठीक है स्टूडेंट्स, यही है आपका सवाल। देखिए मैंने पहले से ही आपका 4 बॉक्स बना रखा है, क्योंकि आपको जो कोड बनाना है ये कोड कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का। शर्त है कि किसी भी अक्षर को आप दोहरा नहीं सकते हैं, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके पास दिया गया क्या है स्टूडेंट्स? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर। चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम 10 अक्षर, ठीक है, प्रथम 10 अक्षर। चलिए तो प्रथम 10 अक्षर में कौन कौन आएगा स्टूडेंट्स? A B C D E F G H I एंड J, ठीक है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास दिया गया है, ये गिवन है। और इन्हीं 10 अक्षरों में से हमें 4 अक्षर का प्रयोग करके कोड बनाना है, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रथम स्थान, ये मेरा रहा प्रथम स्थान, ये रहा दूसरा स्थान, ये रहा तीसरा स्थान,
एंड ये रहा हमारा चौथा स्थान। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा स्थान। अब हमें ना नियम से इन चारों स्थानों को भरना होगा। तो अब आप सोचिए कि प्रथम स्थान को तो हम 10 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल 10 अक्षर है। तो प्रथम स्थान को, बाएं से प्रथम स्थान को तो हम 10 तरीका से भर सकते हैं। मेरे पास 10 अक्षर है, चाहे तो ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे, इन 10 अक्षरों में कोई भी अक्षर हम प्रथम स्थान पे रख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लिखते हैं बाएं से प्रथम स्थान को, बाएं से प्रथम स्थान को 10 तरीका से भर सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर। बाएं से अब जो दूसरा स्थान है, सोचिए बाएं से दूसरे स्थान को, अब हमें सवाल है कि पुनरावृत्ति तो करना नहीं अक्षर का, तो जो अक्षर स्टूडेंट्स प्रथम स्थान पर आप डाल दिए, सपोज दैट आप ए डाल दिए, अब ए तो आप के स्टॉक से बाहर हो चुका है। अब तो आपके पास 9 अक्षर ही बचे हैं, जिसमें कोई आप दूसरा स्थान पर एक डाल सकते हैं। तो दूसरे स्थान को तो आप 9 तरीका से दूसरे स्थान को तो आप, बाएं से दूसरे स्थान को आप 9 तरीका से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब 2 स्थान जब आपका भर गया तो आपका इसमें से 2 अक्षर भी समाप्त हो चुका है। अब बाएं से तीसरे स्थान, ठीक है, बाएं से तीसरे स्थान को, अब 2 स्थान भर चुका है, मतलब आपका 2 अक्षर समाप्त है, तो 8 तरीका से भरा जा सकता है। एंड बाएं से जो चौथा स्थान है स्टूडेंट्स, बाएं से जो चौथा स्थान है, तो चौथे स्थान को आप 7 तरीके से भर सकते हैं। इसीलिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के आधारभूत सिद्धांत से, चारों स्थान को भरने का कुल तरीका, ये हो गया स्टूडेंट्स, भरने का कुल तरीका ये हो गया आपके पास 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7। अब इसको बड़े प्यार से आप लोग गुना कर लीजिए और कहानी ख़त्म। 10 यूँ ही रहने दीजिए। 9 8 72 गुना 7, एंड यहाँ पे आप फिर से 10 लिख दीजिए। अब 72 में 7 से गुना करिएगा तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। अब 504 में 10 से गुना कीजिएगा, एक 0 बैठ जाएगा, 50 40, यानी चारों स्थान को भरने का कुल तरीका 50 40 हो गया। यानी समझिए कि 5040 कोड आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यही है, अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 4। प्रश्न आपका कहता है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके
कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। मतलब किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। ये प्रश्न तो आप देख लिए कि आपको 0 से 9 तक सभी अंकों का प्रयोग करना है। 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनेगा और जितना नंबर बनेगा बउआ 67 से शुरू होगा। ठीक है। कोई भी अंक एक बार से ज़्यादा प्रयोग आपको नहीं करना है, यानी अंकों का दोहराना नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो चलिए हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूंकि आपको 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है ना, तो आप 5 बॉक्स बना लिए स्टूडेंट्स। आप क्या करें, 5 बॉक्स बना लें। आपने 5 बॉक्स बना लिया है। यहाँ पे 5 बॉक्स क्यों, 5 बॉक्स क्यों स्टूडेंट्स बताइए, 5 बॉक्स क्यों बना रहा हूँ मैं? चूँकि हमें जो भी टेलीफोन नंबर बनाना है ना, वो 5 अंकों का बनाना है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 बॉक्स बन चुके हैं। और हमारे पास दिया गया जो अंक है स्टूडेंट्स, दिया गया अंक, तो आपके पास दिया गया जो अंक है स्टूडेंट्स, वो है ना आपका 0 to 9। ठीक है, यानी टोटल अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल अंक आपको दिया गया है। और जो भी टेलीफोन नंबर बनेगा वो आपका 67 से शुरू होगा, यानी यहाँ तो आपको 6 रखना है और यहाँ पे तो आपको 7 रखना है। तो 2 अंक तो आपका इसमें से समाप्त हो गया, 6 और 7। 6 को आपने प्रथम स्थान पे रख दिया, 7 को आपने दूसरे स्थान पर रख दिया, बाएं से दूसरे स्थान पर। अब बाकी का जो 3 स्थान है, बाएं से तीसरा स्थान, चौथा स्थान और 5वां स्थान, इस तीनों अंकों को भरने के लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक बच गए हैं। ये 2 अंक तो खत्म हो गया, 6 और 7 को तो आपने यूज कर लिया। अब आपके पास ना 8 अंक बचे हैं स्टूडेंट्स। 8 अंकों से 3 बॉक्स को सजाना है, भरना है, जिसमें शर्त है कि कोई अंक एक बार से अधिक प्रयोग नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अब 1 2 3, बाएं से तीसरा स्थान। ठीक है स्टूडेंट्स, बाएं से तीसरा स्थान, बाएं से तीसरा स्थान को 8 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, भरा जा सकता है, भरा जा सकता है। चलिए, जब आप बाएं से तीसरा स्थान को 8 तरीका से भर देंगे, इसको जब 8 तरीका से भर देंगे, ठीक है ना, तो 1 अंक इसमें से और ख़त्म हो जाएगा। अब बाएं से चौथा स्थान, बाएं से चौथा स्थान, बाएं से चौथा स्थान को 7 तरीके से भरा जा सकता है। एक एक अंक घटते जाएगा। अब ये भी आपका भर चुका है। अब आपके पास एक घर बच गया है बाएं से, 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां स्थान, बाएं से 5वां स्थान को अब ना आप 6 तरीका से भर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 6 अंक ही बच गए हैं। 6 तरीका से भरा जा सकता है। इसीलिए बाई
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के आधारभूत सिद्धांत से, बाय लिखिए यहाँ पे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये भी घर आपका भर चुका है 6 तरीका से। पांचों स्थानों को भरने का कुल तरीका। ठीक है, 5 स्थानों को भरने का स्टूडेंट्स कुल तरीका। तो कुल तरीका क्या हो जाएगा? पहला स्थान को आप एक ही तरीका से भर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 6 के अलावा कुछ डालना ही नहीं है। दूसरा स्थान पे आप 7 के अलावा कुछ डाल ही नहीं सकते हैं। पहला स्थान पे 6 एक ही तरीका, दूसरा स्थान पे 7 एक ही तरीका, तो 1 गुना 1। और तीसरा स्थान को आपने 8 तरीका से, तीसरा स्थान को आपको 8 तरीका से भरना है, और चौथा स्थान को आपको 7 तरीका से भरना है, और 5वां स्थान को आपको 6 तरीका से भरना है। बस गुना कर दीजिए, कहानी ख़त्म। तो ये 8 सते का 56 गुना 6, अब 56 गुना 6 कितना होगा? 6 1 36 का 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33, यानी 333 गो टेलीफोन नंबर आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है? ये तो प्रायिकता में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे, एक सिक्का को 3 बार उछालने पे कितने परिणाम संभव है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जरिए इस सवाल का जवाब देना सिखलाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आप जैसा कि जानते हो कि एक सिक्का को अगर एक बार उछाला जाए तो हेड या टेल, जीत या पट, 2 रिजल्ट आते हैं। तो प्रथम उछाल पर यहाँ पे लिखते हैं, प्रथम उछाल पर संभव परिणामों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, संभव परिणामों की संख्या कितना? जब प्रथम बार आप उछालोगे सिक्का को तो 2 ही रिजल्ट ना मिलेंगे, हेड या टेल, 2 ही रिजल्ट तो मिलेंगे। उसी तरह से दूसरे उछाल पर संभव परिणामों की संख्या, तो यहाँ भी दूसरा बार भी उछालोगे तो हेड या टेल ही आएगा। और तीसरे उछाल पर संभव परिणामों की संख्या, यहाँ भी 2। इस तरह से बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कुल परिणामों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, कुल परिणामों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुणन नियम यहाँ भी काम कर जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रायिकता में भी आप लोग ये 10th क्लास में ही पढ़े थे। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके बीच भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। चलिए तो यहाँ भी आपको हम सॉल्यूशन दिखला देते हैं। यहाँ पे हम 2 बॉक्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, 2 बॉक्स बनाएंगे। दो बॉक्स बना लिया मैंने। ये आपका प्रथम स्थान हुआ
और ये आपका द्वितीय स्थान हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके पास भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, तो कुल झंडों की संख्या, कुल झंडों की संख्या, आपको कितना झंडा दिया गया है? कुल झंडों की संख्या ना स्टूडेंट्स, कुल झंडों की संख्या आपके पास ना 5 है। अब पहला स्थान पे तो आप कोई भी 5 में से कोई भी झंडा रख सकते हैं और संकेत बना सकते हैं। प्रथम स्थान पे तो आप 5 में से कोई भी झंडा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रथम स्थान को 5 तरीके से भरा जा सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास टोटल 5 झंडे हैं। कोई भी झंडा हम ऊपर रख सकते हैं, सजा सकते हैं। प्रथम स्थान को 5 तरीके से भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं 5 तरीके से। अब जो झंडा आप यहाँ पे रख दीजिएगा वो झंडा तो नीचे नहीं आएगा। सोचिए, थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। जो झंडा आपने यहाँ पे लगा दिया, मान लो प्रथम स्थान पे आपने इंडिया का झंडा लगा दिया, तो अपना देश का झंडा तो सबसे ऊंचा ही नहीं रहेगा। चलिए तो मान लीजिए प्रथम स्थान पे आपने इंडिया का झंडा लगा दिया, तो अब तो कोई दूसरा कंट्री का ही झंडा नीचे आएगा। सोचिए, तो अब एक झंडा ऊपर चला गया आपका, तो टोटल 5 झंडा था ना आपके पास, तो एक झंडा तो आपने ऊपर सजा दिया, तो अब आपके पास 4 झंडा ही बचे। तो चारों में से आप कोई भी झंडा दूसरे स्थान पर लगा सकते हो। यानी कि दूसरे स्थान को भरने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। तो बस लिख दीजिए ना, दूसरे स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं। इसीलिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के आधारभूत सिद्धांत से दोनों स्थान को भरना है, पहला और दूसरा स्थान को भरना है। तो लिखिए, दोनों स्थानों को भरने का कुल तरीका मतलब कुल संकेत जो बन सकता है। तो आपको क्या करना है? 5 और 4 को गुना कर देना है गुणन नियम से, तो 5 चौक 20, यही आंसर हो गया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट करके बताना, और कोई शिकायत हो तो भी बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखें, और कोई परेशानी होती है तो उसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक हम जानेंगे कैसे। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। कम से कम इस वीडियो को आप शेयर करिए जहाँ से ज़्यादा, ताकि हिंदुस्तान का बच्चा के पास मेरा वीडियो पहुँच जाए। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारा 1K फैमिली पूरा होने जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा जोर लगा दें, जल्द से जल्द आपका चैनल 1K में पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।